नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की शांत और सौहार्दपूर्ण पहचान के बीच नगरासू गुरुद्वारे का विवाद अब केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसने राज्य की राजनीति को भी गरमा दिया है। 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद 19 जून को नगरासू में जो घटनाक्रम सामने आया, उसने सरकार, प्रशासन और खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का आरोप है कि जिन लोगों की गतिविधियां पहले से चर्चा में थी, वे कई दिनों तक गुरुद्वारे में रहे, बैठकें करते रहे और अपनी मांगों को लेकर रणनीति बनाते रहे, लेकिन प्रशासन और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कांग्रेस इसे सरकार की बड़ी विफलता बता रही है और जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन हालात को नियंत्रित करने और समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं। सवाल सिर्फ एक विवाद का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो उत्तराखंड की सामाजिक और धार्मिक सद्भावना की पहचान रहा है। आखिर खुफिया तंत्र पर कहां चूक हुई? क्या समय रहते हालात को संभाला जा सकता था? और क्या सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे पाएगी? कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल नगरासू का विवाद सड़कों से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इस पूरे मामले का समाधान कब और आखिर कैसे निकलता है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल चल रही हैं। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को सरकार की विफलता की दृष्टि से देख रही है। लगा ही नहीं कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री भी है, कोई सरकार भी है। मैं इस बात से स्तब्ध हूं कि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में वहां के एसपी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं, मतलब कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात कही है कि जल्दी हम बेल करा देंगे। बेल कराना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होता है और सरकार इस मौके पर उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ी नहीं हुई, मुख्यमंत्री खड़े नहीं हुए, मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखे। ये बहुत ही अफसोसजनक है। पुलिस की चौकी से 20 मीटर की दूरी पर घटना और उसके बाद इतना बड़ा बवंडर होना और मुख्यमंत्री का कहीं सामने ना आना, ये बहुत बड़ी विडंबना है। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।
और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश बिष्ट जी और कांग्रेस से पंकज छेत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से तीर्थयात्री बनकर निहंग आते हैं, स्थानीय लोगों के साथ हंगामा होता है, तलवारें निकलती हैं, फिर कई दिन गुरुद्वारे में रहते हैं, वहाँ पर जो सेवादार हैं उनको बंधक बना लिया जाता है। खुफिया तंत्र और प्रशासन से कहां पर लापरवाही हुई है? पुष्पेंद्र जी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। मैं सही करवा देता हूं। मेरा सवाल आपने समझ लिया सर? सवाल समझ लिया भाई। जी पुष्पेंद्र जी, देखिए, जहां तक आप शासन और प्रशासन की बात करते हैं, जब हम हेमकुंड साहिब की बात करते हैं, चार धाम यात्रा की बात कर रहे, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का प्रशासन हो गया और सुरक्षा व्यवस्था में लगे अधिकारी हो गए, पुलिस बल हो गया, क्षेत्र में जो हमारी सेनाएं हैं उन सबका जो व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र में रहता है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्थित यात्रा करने के लिहाज से, और हमारे जो यात्री और श्रद्धालु देश के प्रत्येक कोने से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के साथ साथ यात्रा कितनी सुगम हो सके उस व्यवस्था में लगे रहते हैं। अब ये जो निहंग सिख साथी जो यहाँ पर गुरुद्वारे में चढ़े हुए हैं, देखिए निश्चित रूप से उनकी जो विवाद की स्थिति दिख रही है, जो चैनल्स के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं, उसमें यह समझ आता है कि गुरुद्वारा प्रबंधन के बीच में और उनके बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है उसने ये स्वरूप अभी ले लिया है। लेकिन परिस्थिति जो है उसको प्रदेश की सरकार कहे, वहां के जो हमारी प्रशासनिक अधिकारी कहे, आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला और जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा मोर्चा संभाला गया है। स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हाँ। आपकी रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि लंगर भी चल रहा है, श्रद्धालु आ भी रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। लेकिन इन सब चीजों से दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जहां पे एक और सरकार, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी जैसी जो हमारी मुख्य धारा की सेनाएं हैं वो इस व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे क्षेत्र में और प्रदेश के जो सम्मानित नेतागण हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित तो हैं, अपने पद और गरिमा को न समझते हुए वो अगर किसी तरह की अफवाहों को तूल दे रहे हैं, व्यवस्था ठीक होने के बावजूद उसके लिए किसी तरह का अगर कोई ऐसा डिसबैलेंस न्यूज अगर लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, तो मैं इसको बहुत खेदपूर्ण मानता हूं। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो होती है उन्होंने प्रदेश के अंदर सौहार्द कैसे बने उसके लिए साथ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राजेश जी यहाँ पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, खुफिया तंत्र बेखबर रहा, प्रशासन की लापरवाही, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। पुष्पेंद्र जी, आप एक परिवार के साथ घर में रहते हैं, आपका कोई रिश्तेदार आपके घर पर आता है, तो ये आप कैसे तय करेंगे कि वो उपद्रवी हो सकता है? इसी प्रकार से सिख समाज का जो गुरुद्वारा है, जो उनकी प्रबंधन कमेटी है और जो निहंग उन्हीं के एक परिवार के अभिन्न अंग हैं, जिनका उनके साथ ही सिख समुदाय से तालमेल है, या कहें कि सिख समुदाय के ही वो एक अंश है, उस सुरक्षा मुहैया को करना या उस सुरक्षा दृष्टि से उनको देखना, रोकना या गुरुद्वारे के अंदर जाना प्रबंधित करना, क्या ये स्थानीय पुलिस का काम था? वो अपने गुरुद्वारे में नियमित रूप से जैसे जाते, बगैर रोक टोक के जाते, कोई अन्य जाति के तो व्यक्ति वो है नहीं, उसी धर्म के व्यक्ति हैं, वो उसी धर्म के अपने अनुयायी होने के नाते वो गुरुद्वारे के अंदर गए और गुरुद्वारे के अंदर जाके अगर उन्होंने प्रबंधन के साथ जिद बहस करके किसी वाद विवाद में अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई, उसके लिए प्रबंधन मान रहा है कि उन्होंने ऐसी जोर जबरदस्ती हमारे साथ करी, हमारे सेवादारों को उन्होंने वहां पे अपने पास एक तरह से बंधक बना लिया, तो इसमें स्थानीय प्रशासन का रोल तो बताइए कैसे था? ठीक है सर। पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, कांग्रेस आखिर फिर क्यों सवाल उठा रही है? या तो जो पूरी कहानी है वो शायद हम तक नहीं पहुंच पाई है, या फिर जो लापरवाही की बात आप करने से लगे हैं, खुफिया तंत्र पर जो सवाल आप उठा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अलग कहानी निकल कर आ रही है। देखिए पुष्पेंद्र जी, इसके पीछे आप जो पटकथा है उस पे जाइए। बीजेपी ने इतने नफरत का माहौल बना दिया है और इतने नफरतों के बीज बो दिए हैं। पहले जो शुरू हुआ था सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान से, फिर प्लेन पहाड़ से, फिर दलित और ठाकुर और ब्राह्मण से, और अब वो सिखों में जाकर उसने हिंसक रूप ले लिया है। और वहां पे जो जनमानस उत्तराखंड का
बीजेपी के लचर व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो ध्वस्त हो चुकी है, और गृह मंत्री पता नहीं कौन है इस राज्य के, जो आके ना बोलते हैं, ना सफाई देते हैं, ना इस्तीफा देते हैं, तो उसके बीच में पूरा उत्तराखंड का जनमानस पिस रहा है। अभी आपने देखा किस प्रकार से हरियाणा वाले कह रहे थे कि बॉयकॉट उत्तराखंड, उत्तराखंड वाले कह रहे बॉयकॉट हरियाणा। किस प्रकार से देखा आपने कि हरिद्वार में हिंसक कितनी वो हुआ, अभी एनकाउंटर इन्होंने किया, किस प्रकार पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गई, किस प्रकार से उधम सिंह नगर में किसान ने आत्महत्या करी और पुलिस पर आरोप लगाया। तो किस प्रकार से बैरागी वाला में इनके विधायक ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। तो अब ये माहौल इनके गले पड़ गया है। अब कर्णप्रयाग में जो मामला हुआ वो सीधे सीधे पुलिस की लापरवाही थी, रोकी जा सकती थी, परंतु वो मामला इतना बड़ा तो वो, और आगे जाके फिर आप देख रहे हैं ये जो रुद्रप्रयाग वाला मामला सामने आया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उत्तराखंड में। और मैं बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो गृह मंत्री भी हैं। आधे से ज्यादा पूरे उत्तराखंड में यही नहीं पता कि जो गृह मंत्री है कौन, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, गृह मंत्री ना सफाई देते हैं, ना माफी मांगते हैं, ना कभी इस पर दिखते हैं कि भाई उत्तराखंड की जनता किस हालत में है। तो आप ये समझिए सीधे सीधे लचर कानून व्यवस्था, बिल्कुल इनका इंटेलिजेंस फेलियर। और आप ये लगाइए कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं, एक उत्तराखंड में पूरा यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों धाम भी हैं, सिखों का एक पवित्र स्थल भी है, आप इधर रुड़की में चले जाएंगे पुरान कलियर भी है। तो जो फूलों का गुलदस्ता उत्तराखंड में है उसको बिगाड़ने का काम भाजपा की सरकार करती आई है। ठीक है, जो अब इनके सामने कृत्य आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है राजेश जी, सीधा सा आरोप है कि जो उत्तराखंड का गुलदस्ता है उसको बिगाड़ने का काम बीजेपी की सरकार करने से लगी हुई है। पुष्पेंद्र जी, जिस प्रकार से भाई छेत्री जी ने अपनी बात कही, हाँ। कई बारी बड़ी चिंता होती है मुझे कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा की ओर जा रही है, और जब आरोप लगाती है तो कम से कम तथ्यपूर्ण आरोप तो लगाए। अभी मैं 2-3 महीने पूर्व की ही बात करता हूं, इनके द्वारा कहा गया कि हम लोगों ने सिख समुदाय के साथ किसी तरह से धार्मिक जो ये प्रभाव पड़ा है इसमें शायद हम लोग दोषी हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के देहांत के बाद इस देश के अंदर अगर सिख समुदाय पे किसी ने खुलेआम अगर वार किया, घरों को जलाया, उनको मारा काटा, उनको यहाँ से भागने पे मजबूर करा, तो ये कांग्रेस पार्टी थी, ये पूरा देश जानता है। इनका जो चेहरा आपको देखना है वो इस रूप में देखिए कि इनके एलओपी जो पार्लियामेंट का सबसे मजबूत हिस्सा होता है, पार्टी को, एक अलायंस को रिप्रेजेंट करता है, वो साथ ही सिख सांसद को गद्दार कहता, आतंकवादी कहता है। कितना शर्मनाक बयान है इनका। इनके हरक सिंह रावत जी हमारे सिख बंधु को कहते हैं 12 बज गए, मजाक उड़ाते हैं उनका। राजेश जी, जो विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी चल रही है वो उनका खुद का व्यक्तिगत मामला है। वो नहीं, व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? चलिए ठीक है, व्यक्तिगत ना भी है। मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टियों ने सिख बंधुओं का जो दमन किया, हाँ। वो क्या अंदरूनी मामला था? नहीं, बिल्कुल। जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में सबके सामने सिख बंधु को, हाँ। चुने हुए सम्मानित सांसद को आतंकवादी गद्दार कहते हैं, क्या अंदरूनी मामला है? अच्छा ठीक है। हरक सिंह रावत जी एक सभा में एक अधिवक्ता को 12 बज गए करके उसका मजाक उड़ाते, क्या ये अंदरूनी मामला हो सकता है? ठीक है। अब मेरी बात समझिए, अभी जो निहंग गुरुद्वारे पर हैं, जहां कब्जा किया हुआ है, जो तलवारबाजी की है, उनको आप क्या मानते हैं? देखिए, गलत काम और किसी भी तरह का अगर कोई आदमी हिंसक प्रयास, प्रदेश चाहे उत्तराखंड हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के राज्य में बर्दाश्त होता हो, इनकी चुनी हुई सरकारों के टाइम पे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इस देश ने ऐसे ऐसे समय देखे हैं, ऐसे ऐसे आपातकाल इस देश ने देखे हैं कि वो आज भी आज की पीढ़ी को भी याद होता है। आप ये बात मान रहे हैं ना कि जो निहंग हैं वो हिंसक हो चुके हैं वहां पर? देखिए, हिंसा किसी भी व्यक्ति ने करी, उसके लिए निहंग होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपराधिक कार्य किसी भी तरीके के समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ करेगा तो वो दोषी है। आप खुलकर क्यों नहीं कह पा रहे हैं? उन्होंने तलवारबाजी तो की है ना, 4 लोग घायल हुए हैं, 4-5 लोग घायल हुए हैं।
सुनिए ना, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, उन्होंने कार्रवाई की, उनके द्वारा हिंसक झड़प हुई, तो हाँ। पुलिस ने कार्रवाई करके 4 निहंग जो सिख थे उनको बंद करने का काम भी, उनपे एफआईआर दर्ज करने का काम भी और उन्हें अंदर डालने का काम भी किया। तो क्या सरकार ने अपना काम, पुलिस ने अपना काम और जो वहां का प्रशासन था उसने अपना काम नहीं किया? तो मुझे बताइए। हाँ, अब काम जो बचा है, अब जो राजेश जी काम बचा है वो ये है कि वो अपनी मांगे लेकर बैठे हैं और जो 2 सेवादार हैं उनको उन्होंने बंधक बनाया हुआ है। कब तक ये चीजें खत्म हो जाएंगी? कब तक बैठक होगी? बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। पुष्पेंद्र जी, जो मैं ये थोड़ा बहुत जानकारी ले पाया उससे मुझे समझ आ रहा है बंधक तो मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने उस बिल्डिंग का 3rd फ्लोर जो है उसको जरूर उन्होंने उसको बाउंड कर दिया, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उसमें आने जाने की उन्होंने किसी को अनुमति नहीं दी, ये जरूर उन्होंने किया हुआ। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन, क्षेत्रीय पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन अभी भी किसी भी तरीके से इस मामले को शांत करने के लिए पूरे प्रयासरत हैं। सिर्फ मेरा निवेदन उन राजनीतिक पार्टी के लोगों से है जो राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो सौहार्द बिगाड़ते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इस प्रदेश में इस तरह का रंग मत दो, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपकी दुर्दशा 2 पंचवर्षीय से प्रदेश के अंदर हो रही है, अगली पंचवर्षीय भी आपकी तो दुर्दशा इससे बदतर होने वाली है और इसका लाभ राजनीतिक रूप से आपको नहीं मिलेगा। ठीक है पंकज जी, दरअसल एक बात या तो राजेश जी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि 16 जून की घटना और 19 जून को उसका असर दिखाई दिया, ठीक है, और यही बात कांग्रेस कह रही है कि भैया जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो चुका है। अगर 3 दिन पहले कोई घटना होती है तो उस पर प्रशासन को पूरी निगरानी बनाकर रखनी चाहिए कि भाई आगे के लिए ये कोई कांड ना कर दे। पंकज जी देखिए पुष्पेंद्र जी, जब सत्ता ही पोषण कर रही हो क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्म को लेकर हिंसा फैला रही हो, जब बाढ़ ही खेत को खा रही है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? आप देखिए, जब इतना सेंसिटिव मामला था, इन्हें पता है कि जो कर्णप्रयाग वाली घटना हुई उस समय अगर पुलिस मुस्तैदी से वहां पर रहती और उस मामले को संभाल लेती और ऐसी नौबत ही नहीं आती कि वहां पर तलवारें चलती, तो दोनों पक्ष जो है बच जाते, न किसी को चोट लगती, न कोई जेल जाता। और दोनों पंकज जी आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो घटना हुई थी वो करीब पुलिस चौकी से 20 मीटर दूरी की है। बिल्कुल, अब पूरा बाजार है वहां पर, पुलिस कहाँ थी मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ। पर जवाब कौन देना? गृह मंत्री जवाब देते हैं और बात करने लगो तो 70 साल पीछे पहुंच जाते हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, ये आज उत्तराखंड की क्या दुर्दशा कर दी आपने कि आईटीबीपी जैसी केंद्रीय सुरक्षा बल को यहाँ पर पहुंचना पड़ रहा है, उसको संभालना पड़ रहा है स्थिति को। अभी राजेश जी ने बताया किस प्रकार से आईटीबीपी ने हैंडल किया, यानी कि स्थानीय पुलिस सक्षम नहीं है। आपको इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, इंटरनेट बंद करना, आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में आप देखेंगे बहुत बड़ा अपने आप में, आप समझ लीजिए स्थिति कितनी विपरीत परिस्थितियां वहां पर पैदा हो गई थी कि आपको इंटरनेट बंद करना पड़ा, आपको केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी वहां पे लगाना पड़ा उनको बल को। तो आप समझ लीजिए कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस प्रकार से प्रताप नगर में अभी इन्होंने ठाकुरवाद और दलितवाद किया, किस तरीके से बैरागी वाला में हिंदू मुस्लिम किया, किस तरीके से तमाम आप देख रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रखी है। तो ये सब इनके बोए हुए बीज हैं, आज इनके ही आगे आ रहे हैं और इंटेलिजेंस फेलियर है। ठीक है पंकज जी, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ठीक है पंकज जी। राजेश जी फिर वही आरोप, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जो स्थानीय पुलिस है वो संभाल नहीं पाई, आईटीबीपी को वहां पर मोर्चा संभालना पड़ा। और मोर्चा क्या संभालना पड़ा, अभी तक तो जो अपडेट सामने आ रही है वार्ता ही चल रही है, अभी तक किसी तरह की कोई जो परिणाम है वो तो निकलकर सामने आया नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये 2-3 बातों का जिक्र बार बार हो रहा है। हाँ। आपने कहा मेरे को शायद स्थिति की जानकारी नहीं है, स्थिति की मैं पूरी जानकारी समझ पा रहा हूँ जी। भाई छेत्री जी ने जो बात कही कि एक सड़क में रोड रेज होता है और उस रोड रेज की जानकारी इंटेलिजेंस को पहले हो जानी चाहिए। अभी मेरे सामने छेत्री भाई बैठे हुए हैं, हाँ। इनके पीछे से अचानक बारिश आ जाए
ओले पड़ जाएं, तो क्या ये पैसे इनको आभास रहेगा कि यार मेरे साथ ऐसा होने वाला है? रोड रेज हुई, गाड़ी सड़क से पार हो रही है, अगर मैं कहूं 2 4 10 लोगों के बीच में सड़क में आते जाते किसी बात पे विवाद हुआ, तो इंटेलिजेंस कैसे तय करेगा कि वहां तलवारबाजी हो जाएगी? क्या निहंगों के पीछे सिक्योरिटी लगा देनी चाहिए पुलिस ने कि यार निहंग आएंगे तो सिक्योरिटी पैरेलल उनके घूमनी चाहिए कि ये तलवार ना निकाल दें कहीं पर? कैसे पॉसिबल है यार? क्यों ऐसी मजाक वाली बातें करते हो? राजेश जी, राजेश जी, आपका उदाहरण बिल्कुल ठीक है, किसी को पता नहीं चल सकता, लेकिन घटना के बाद तो बिल्कुल निगरानी बना के रखी जा सकती है। पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है मेरी बात पूरी हो जाएगी। अगर मैं कहीं पे नहीं बात का जवाब दे पाए तो आप फिर से सवाल कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद घटना हुई, चारों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करा, जेल में डाला। उसके बाद मुझे एक चीज समझनी और है, चाहे हो सकता है मैं गलत भी हूं वहां पे, एक समुदाय का व्यक्ति, एक मतलब अलग धर्म का व्यक्ति जो गुरुद्वारे से, सिख समुदाय से, प्रबंधन से और उसी समाज का व्यक्ति है, और वो पहले से ही यात्रा में कई सैकड़ों की संख्या में गए हुए हैं, तो क्या एलआईयू को रिपोर्ट रखनी चाहिए कि इन्हें गुरुद्वारे के अंदर एंटर नहीं करने देना है? अब मुझे बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि सिख समुदाय के लोग हैं, उसी धर्म के लोग हैं, वो हेमकुंड साहिब से यात्रा पूरी कर आ रहे हैं और वो गुरुद्वारे के अंदर जा रहे हैं, तो क्या पहले पुलिस की इंटेलिजेंस होनी चाहिए थी कि निहंग कहीं पर भी दिखे तो उन्हें गुरुद्वारे के अंदर मत जाने देना? क्या ये मुमकिन है? मतलब किस तरह की बात है? या आप मेरे को, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिएगा। दूसरी बात, ये बार बार बैरागी वाला की बात कर रहे हैं, वहां पे एक हिंदू भाई की निशंक हत्या हुई है, और ये नहीं कह रहे कि इनका जो मुस्लिम बंधु है उसने गलत काम किया, नहीं कह रहे हैं। इनका मुस्लिम भाई जो है उसने गलत काम किया, नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बार बार ही वहां पर कह रहे थे हिंदू मुस्लिम का रंग वहां पे चढ़ाया गया। अरे थोड़ी तो शर्म करो यार, हिंदू जाति से आते हो, हिंदू धर्म से आते हो, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति और मुसलमानों का खुलेआम पक्ष लेते हो, और ऐसे हत्या का पक्ष लेते हो जिन्होंने 20 लोगों ने मिलकर एक आदमी की हत्या कर दी, वो भी निशंक हत्या कर दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हो, मुसलमान हमारे घर के, हमारे बिरादर, हमारे भाई, हम उसी धर्म से आते हैं, ऐसा तो मत प्रेषित करो। ठीक है, एक एक करके। अंकिता भंडारी, पंकज जी आप बोलिए। पंकज जी, केदार भंडारी हिंदू नहीं था क्या? सुनील रतोड़ी हिंदू नहीं था क्या? केतन लाल हिंदू नहीं था क्या? क्या किया उस पर? तो बोले नहीं मुख्यमंत्री, आज तक केतन लाल पर बोले नहीं। उनका पुराना ओएसडी वहां पर जो है जो दलित है उनको और उत्पीड़न करने में लगे हुए हैं। तो पुष्पेंद्र जी, ये दोहरा रंग अब जनता समझ चुकी है। जुमलेबाजी की सरकार है, जुमलेबाजों पे अब जनता समझ गई है कि क्या वादे करके ये सत्ता में आए थे और उसके बाद इन्होंने क्या किया। ठीक है, ठीक है पंकज जी। अभी और राजेश जी, आपने एक शानदार उदाहरण दिया था कि अगर किसी समाज के, किसी धर्म के व्यक्ति उसी धर्म के लोगों के साथ बैठे, जैसे आपने गुरुद्वारा का उदाहरण दिया कि भाई कैसे पता चल जाएगा खुफिया एजेंसी को। ठीक है, पता तो पहलगाम में भी नहीं चल पाया था खुफिया एजेंसी को, वो तो आतंकवादी नहीं, ये आप गलत उदाहरण दे रहे हैं पुष्पेंद्र जी, वो तो आतंकवादी। आप ये गलत उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल आप गलत समानता कर रहे हैं वहां पे। मस्जिद के अंदर अगर मुसलमान जा रहा है और आप कहें जी एलआईयू मुसलमानों को रोक दे बाहर, मस्जिद के अंदर जाने ना दे, तो ये तो आप फिर सौहार्द और वहां सांप्रदायिक हिंसा 2 मिनट में करवा देंगे। ऐसे तो ये उदाहरण थोड़ी बना आपका। नहीं, उदाहरण जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उदाहरण इसलिए बना, पकड़ के चुनकर गोलियां मार रहे हैं, और पिकनिक स्पॉट वो बना हुआ है। जम्मू कश्मीर अलग है क्या? उम्मीद करें कि एलआईयू और जम्मू कश्मीर अलग है क्या? वहाँ पे सिक्योरिटी पे हमारा ही हिस्सा है, जम्मू कश्मीर अलग थोड़ी है। नहीं, कौन कह रहा अलग है? हम तो कह रहे हैं हमारा हिस्सा है ना, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है, हम तो ये भी कह रहे हैं। और उसको ये कांग्रेस की जो नियत, नीति और जो शासन रहा, 70 सालों का जो कुशासन रहा, जो ये आज तक एक इंच, चलिए ठीक है राजेश जी, माफी चाहूंगा, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाएगा, समय कम है। राजेश जी आपका भी और पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो विवाद बना हुआ है, जिस तरीके से कर्णप्रयाग बाजार में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच जो झड़प देखने को मिली, जिसमें कई लोग घायल हो गए, और अब निहंगों ने जो गुरुद्वारा है उसकी 3री मंजिल पर कब्जा कर लिया है। प्रशासन के साथ लगातार वार्ता चल रही है, क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आएगा वो भी देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।